हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्राचीन इतिहास की एक और वीडियो। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा चल रहा है वैदिक काल। और वैदिक काल में अब तक मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमारे वैदिक काल के दो पार्ट हैं, एक ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। तो साथियों, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यदि इससे पहले का आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। ये परीक्षा में आता रहता है, आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी दो मत हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से बना लें। एक देशी मत है। देशी मत का मतलब क्या है? जो देश के लोगों या विद्वानों या पुरातत्वविदों ने बताया है। और दूसरा विदेशी मत है। कुछ विदेशी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो देशी मत में अगर हम सबसे पहले देखें तो एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। अब पहले इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है। वैसे तो आप जानते हैं इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन यहाँ पे जो पुस्तक का नाम है वो है दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास। दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने माना है कि आर्यों का जो निवास क्षेत्र था या जो मूल निवास था वो आर्कटिक क्षेत्र था। आर्कटिक क्षेत्र था। आर्कटिक क्षेत्र कह लो या उत्तरी ध्रुव कह लो। ठीक है, उत्तरी ध्रुव भी कह सकते हो दोस्तों। क्या है उत्तरी ध्रुव? क्या है ये आपको पता होगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ये रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, इसलिए इसका नाम भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये 6 महीने का दिन होता है, रात होती है, ये वाले, और यहाँ बर्फ़ है क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं यहाँ पे, इसी कारण यहाँ बर्फ़ बहुत जमी रहती है। तो ये नॉर्थ दिशा में है तो इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये साउथ दिशा में है तो इसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, बाकी आप इसके बारे में विस्तार से भूगोल की कक्षाओं में जानेंगे। और ये चीज़ें तो जानते भी होंगे आप, ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। ठीक है, आर्यों का मतलब क्या है? जो देखो वैदिक सभ्यता थी वो आर्यों की ही बनाई गई सभ्यता थी। आर्य लोग भारत से आए थे, बाहर में, भारत से बाहर से आए थे। भारत में जो आए थे वो बाहर से आए थे। ठीक है, दूसरा नाम है जो इम्पोर्टेंट है, दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक है, बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। और इन्होंने ही एक नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नारा क्या कहा था भारतीय संस्कृति के बारे में? और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है,
ये हो गया है आपका। और इन्होंने जो बताया था, जो आर्य लोग आए हैं वो तिब्बत से आए हैं। कहाँ से आए हैं दोस्तों? तिब्बत से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन कहाँ से बता रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इनसे अलग नहीं बने हैं। अब आगे हम देखते हैं जो विदेशी मत है। तो विदेशी मत में केवल एक नाम लिख लीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, ठीक है। और इन्होंने आर्यों का जो निवास स्थान माना है वो मध्य एशिया को माना है। मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया कह दो या बैक्ट्रिया क्षेत्र उसको कह दो, ठीक है। ये कहाँ पर है देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैंने कुछ बनाया है, आप इसको पहचान लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहचान गए होंगे ना। ये अपना भारत, और ये कुत्ते की पूंछ वाला पाकिस्तान, और यहाँ पर अपना दोस्त अफगानिस्तान, और यहाँ से ऊपर चलेंगे तो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, इस प्रकार से देश मिलेंगे हमें। तो ये जो देश हैं या उनके आसपास के जो रूस से अलग हुए हैं, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ये जो देश हैं ये मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। और माना यह जाता है कि इसी क्षेत्र से ये लोग आए, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं? मैक्स मूलर बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने इसका आधार क्या कहा मध्य एशिया का? तो इन्होंने कहा कि इसका जो आधार बताया है इन्होंने, तो ईरान का एक पवित्र ग्रंथ है ज़ेंदावस्ता। देखो ईरान ये है, ठीक है, ये ईरान है, ज़ेंदावस्ता, ठीक है। उसमें और भारत के वेदों में, जो वेद हैं भारत के 4 वेद है ना, उनमें समानता है, इन्होंने ये कहा। और समानता है भी, कुछ ऐसे देवता हैं जो ज़ेंदावस्ता में भी जिनकी पूजा होती है और अपने वेदों में भी उनका उल्लेख है। व्यापार से संबंधित भी कुछ समानता है, तो इस आधार पर ये कहते हैं। लेकिन इनकी आलोचना भी करते हैं आलोचक, और वो आलोचना इस आधार पर करते हैं कि भाई अगर ये मध्य एशिया में आए हैं तो हमारे जो वेद हैं उसमें मध्य एशिया का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हाँ दोस्तों, इसी आधार पर आलोचना की जाती है। लेकिन ये इतने डीप क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं हैं, आपको केवल इतना आएगा कि इस विद्वान ने कहाँ बताया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ विद्वान इनका जो निवास स्थान है, ठीक है, वो पश्चिमी एशिया भी मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? पश्चिमी एशिया। और पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया कैसे मानते हैं? तो भारत में भी और यूरोप हो चाहे पश्चिमी एशिया हो, इसमें भारोपीय जो भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार को बोला जाता है भारत में भी, यूरोप में भी और पश्चिमी एशिया में भी। क्या क्या है भारोपीय भाषा में? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, ठीक है। तो इस आधार पर यह कहा जाता है, भाषा के आधार पर, कि आर्य जो है वो पश्चिम एशिया से आए, ठीक है।
इसके साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो 1400 BC। ठीक है, BC का मतलब है ईसा पूर्व। इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये आप ध्यान देंगे। BC का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। ठीक है, AD तो वहाँ पे लगता है जो ईसा के बाद का है, यानी कि जैसे अभी 2024 AD है और ईसा का वो होता है एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। तो ये ईसा के जन्म से 1400 साल पहले का एक बोगस, उस समय का लिखा हुआ बोगस कोई अभिलेख मिला है। ठीक है, इसे ध्यान देंगे। बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं वैदिक देवता का मतलब क्या है दोस्तों? वेदों में जिन देवताओं की चर्चा है, तो वैदिक देवताओं की चर्चा है, उनके नाम मिलते हैं किसमें? बोगस कोई अभिलेख में। और ये अभिलेख है कहाँ का? ये है दोस्तों ईरान का। अब समस्या ये है, साक्ष्य हम इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि ईरान के बोगस कोई अभिलेख में, ईरान या अफगानिस्तान साइड से मिला है, ये वैदिक देवताओं की चर्चा क्यों है? और उन्हीं वैदिक देवताओं की चर्चा जो है हमारे वेदों में है। तो इस समानता के आधार पर ये कहा जाता है कि पश्चिमी एशिया से आए। वो कौन कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी चर्चा है? तो इंद्र है, वरुण है। ठीक है, कौन कौन है भाई? इंद्र, वरुण, ठीक है, और आपका एक मित्र, एक नासत्य, ये देवता हैं जिनकी चर्चा है बोगस कोई अभिलेख। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दो निष्कर्ष निकल के आते हैं। ये मध्य एशिया वाला भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये भी माना जाता है, और ये पश्चिमी एशिया वाला भी माना जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट पश्चिमी एशिया है। अगर पेपर में आता है तो आप पश्चिमी एशिया को ही प्रेफरेंस देंगे, अगर दोनों विकल्प आ रहे हैं। ठीक है, दोनों विकल्प हैं क्वेश्चन में तो हम पश्चिमी एशिया मानेंगे, और नहीं है दोनों, कोई सा एक है तो फिर वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब हमने जो डिवाइडेशन किया था तो उसका पहला पार्ट था, पिछली क्लास में जो हमने डिवाइडेशन किया था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, उसका पहला भाग है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कह दो या ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कह दो। ठीक है, और इसका समय जरूर याद रखना है, 1500 BC का मतलब ईसा पूर्व 1000 BC। ठीक है, BC में घटते हुए आते हैं अगर समय वापस की ओर आ रहे हैं। ठीक है, करीब आ रहे हैं। ईसा के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर के 1000 साल तक। ठीक है, तो इस काल की जो हमें जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक काल की या उत्तर वैदिक काल की, इसका जो स्रोत है, एकमात्र स्रोत, वो हमें कहीं से नहीं मिलती है, केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद को पढ़ने से ही हमें इस स्रोत की जानकारी मिलती है। और इसमें यह कहा गया कि जो आर्य लोग थे, ठीक है, तो उनका जो जीवन था वो कबीलाई था। क्या था दोस्तों? कबीलाई। अब कबीलाई का मतलब क्या है? कबीलाई से तात्पर्य है वो कबीले बना करके रहते थे, कबीले होते थे। अब ये कबीले आपस में क्या करते थे? लड़ना झगड़ना, अर्थात युद्ध होते थे इनमें। ठीक है, युद्ध होते थे। दूसरा, ये लोग उस समय एक जगह नहीं रहते थे। इनका जो काम था वो पशुचारण था। ठीक है, पशुपालन कह दो या पशुचारण कह दो। तो ये अस्थायी रूप से घूमते रहते थे, अर्थात इनका जो जीवन था वो अस्थायी था। नोट्स में शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप कितना ही बड़ा करके लिख लेना। क्या कह रहा हूँ?
आर्य लोग कबीलाई जीवन जीते थे, आपस में लड़ते थे, पशुपालन पालते थे और पशुपालन की वजह से ये चारे की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे, अर्थात एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। इसलिए इनका जीवन कैसा था? अस्थायी था। ठीक है। और ये ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में बसते थे जहाँ पे 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी। तो ये कहाँ रहते थे? जहाँ 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी, जिस क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र था और इसी कारण उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। उन 7 नदियों की चर्चा भी कर लेते हैं क्योंकि उन पर क्वेश्चन भी आ जाता है 2 टाइप से, एक तो सहायक नदियों के आधार पे और दूसरा उनके जो नाम मिलाने को आ जाते हैं, क्योंकि वेदों में उनके कुछ नाम मिले हैं, कुछ और नाम हैं और वर्तमान में हम उन्हें किन्हीं और नामों से जानते हैं, तो उनके नाम मैच करने को आ जाता है। तो सबसे प्रमुख जो नदी थी या सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं वो सिंधु नदी थी। ठीक है दोस्तों। दूसरी थी वितस्ता। सही। अब ये जो वितस्ता नदी है इसका वास्तविक नाम जिसे आज हम जानते हैं वो झेलम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आ जाएगा मैच करने के लिए कि वितस्ता किस नदी का नाम है निम्नलिखित में से। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी नदी है अस्कनी, और अस्कनी जो नाम है ये है चेनाब या चिनाब नदी का, जिसके ऊपर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है। चौथी परुष्णी और इसे बोलते हैं रावी। ठीक। आगे विपाशा, तो ये है व्यास। फिर एक है दोस्तों छठी सतुद्री। क्या सी है? सतुद्री का मतलब है सतलज से। 7वां है, उसे पहले भी सरस्वती कहा जाता था और आज भी सरस्वती कहा जाता है। फर्क भी बस इतना है कि सरस्वती नदी का आज विलोप हो गया है, अब वो हमें दिखाई नहीं देती है। कहा जाता है प्राचीन काल में ये बहती थी। तो ये 7 नदियों का क्षेत्र था। ठीक है। और ये भी आ जाता है जो सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों का क्रम, जो इसमें सबसे पहले आके मिलती है तो झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास। सतलज की सहायक नदी है, ये सतलज में मिलती है पहले और फिर सतलज सिंधु में जाके मिल जाती है। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं, सिंधु नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम। सिंधु नदी क्या है दोस्तों? सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती हुई इस प्रकार से बहती हुई जम्मू कश्मीर से, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होती हुई और पाकिस्तान को पार करके अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है। ये झेलम नदी सिंधु नदी है और इसी में ये नदियाँ तो मिलती हैं। तो जैसे सबसे पहले ये वाली झेलम, कौन सी नदियाँ मिलेगी? झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर यहाँ से व्यास निकलती है और यहाँ से एक सतलज निकलती है और ये व्यास सतलज में मिलती है और फिर ये मिल जाती है इस प्रकार से। ठीक है। तो इसलिए और ये 5 नदियाँ, जो ये वाली 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंजाब से होकर के बहती हैं, इसीलिए इसको पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ पे पंजाब। ठीक है। तो ये आपके डाउट क्लियर हुए होंगे यहाँ पे कुछ। चलिए, खैर हम ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्यों के बारे में। ठीक है। तो इस जहाँ 7 नदियाँ बहती थी और जहाँ आर्य आके बसे उसे सप्त सैंधव कहा गया। ठीक है। ऋग्वेद में इसी क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा गया है। ठीक है। ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत भी इसी को कहा गया है, जहाँ पर आर्य आके बसे, आर्यव्रत। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ऋग्वेद में हिमालय की जो चोटी है ना, हिमालय की चोटी, ये लाइन थोड़ी अलग है टॉपिक से, फिर भी आता है यहाँ से। हिमालय की
चोटी को मूजवंत कहा गया है, मूजवंत, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये नदियों का उल्लेख किसमें, इस नाम से उल्लेख है नदियों का, ये जो नाम लिखे हैं मैंने, ये तो वर्तमान में हम ही न जानते हैं। कुल 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है तो 25 नदियों का उल्लेख, 25 नदियों का उल्लेख। और सबसे सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख है, सर्वाधिक नदी का उल्लेख कौन सी है वो नदी, आप बताओ कौन सी होगी। जो सबसे बड़ी नदी है उसी का होगा ना, तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है। और सबसे पवित्र नदी ये बताई गई है भैया, सरस्वती सबसे पवित्र। ठीक है, किस में बताई गई है, ऋग्वेद में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा गया है, ऐसे ही भैया ऋग्वेद में जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल देखो, स्थल माने जमुन, मरु माने मरा हुआ, अर्थात ऐसी ज़मीन जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, वो मरुस्थल कहलाता है। इसके लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जहाँ से बन जाते हैं। दूसरी एक बात, ये नाम हम कैसे याद रखेंगे कि वितस्ता किसका है ना, वितस्ता किसका है। अब जैसे याद करने की जरूरत ही नहीं, शतुद्री, तो शतुद्री जो है वो क्या है, सतलज है। शतुद्री क्या है, सतलज। ये तो ध्वनि समान हो रही है, इसको ऐसे याद कर लो, विपाशा बसु है ना। देखो विपाशा बसु एक हीरोइन है, तो विपाशा ये हो गया, व्यास विपाशा बसु। ऐसी परुषणी है, तो परुष कौन होता है, रावी होता है, जिसका नाम रवि होगा वो पुरुष होगा।